तो देखिए हम लोग 2013 तक का जो क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री का प्रश्न है उसको हम लोग क्लियर कर लिए थे कल तक। आज हम लोग 2014 का जो क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सोना, चांदी, और सी में दिया हुआ है लोहा, और डी में दिया हुआ है तांबा। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए में दिया हुआ है सोना, और बी में दिया हुआ है चांदी, और सी में दिया हुआ है लोहा, और डी में क्या दिया हुआ है तांबा। तो याद रखिएगा सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिएगा लोहा को, क्योंकि लोहा की जो खोज हुई थी वह ऐतिहासिक काल में यानी लौह युग में लोहा की खोज हुई थी। और सोना का व्यापार सिंधु घाटी के निवासियों कहाँ से करते थे। तो याद रखिएगा सोना के व्यापार अफगानिस्तान से, सबसे पहले अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद फारस करने का मतलब क्या हो गया, ईरान, और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, फारस। उसके बाद दक्षिण भारत से और कहाँ हो जाएगा, दक्षिण भारत से। उसके बाद कर्नाटक, कोलार लिखे, कोलार खान। कोलार कहाँ है, कर्नाटक में। कोलार कहाँ है, कर्नाटक। तो याद रखिएगा सोना का व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान से। ऑप्शन में देगा सिंधु घाटी के निवासी सोना का व्यापार कहाँ से करते थे, देगा अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद देगा कोलार। तो याद रखिएगा, और देगा इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी। और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक का कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा सोना के लिए। कर्नाटक का कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। उसके बाद चांदी। तो चांदी का जो ये लोग व्यापार करते थे, चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे। तो ये चांदी का हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान, और उसके बाद हो जाएगा ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का व्यापार करते थे। उस समय ईरान को फारस कहा जाता, फारस के नाम से। और फारस की मोहरें जो मिली है वह कहाँ से मिली है। तो याद रखिएगा फारस की मोहरें लोथल से मिली है, फारस की मोहरें लोथल से मिली है। तो चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। उसके बाद आया लोहा। तो लोहा का तो ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा की खोज लौह युग में हुई थी। लोहा की खोज कब हुई थी, लौह युग में। उसके बाद तांबा। तो तांबा का जो व्यापार होता था कहाँ से, तो बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान। उसके बाद हो जाएगा अरब। अभी का जो अरब है, उस समय अरब था, अभी ओमान, अरब। उसके बाद खेतरी कहाँ है, राजस्थान में। याद रखिएगा खेतरी कहाँ है, राजस्थान में। ये दो आपसे पूछा जाता है, कोलार खान और खेतरी। याद रखिएगा खेतरी जो राजस्थान का खेतरी है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और कर्नाटक का कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। और राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। और मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन था, तांबा। मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन था, तांबा। और प्रयोग किया गया धातु भी सबसे पहले तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा को ही खोजा था, और सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया था। याद रखिएगा। उसके बाद लोहा का तो ज्ञान नहीं था, और लोहा की खोज कब हुई थी, लौह युग में। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, कांस्य युग में। उस समय लोहा नहीं थी, लोहा की खोज नहीं हुई थी, और लोहा की खोज लौह युग में हुई थी। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि कांस्य की खोज आद्य ऐतिहासिक काल में हुई थी, इसीलिए कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का, क्योंकि देख रहे हैं लोहा का व्यापार कहीं से करते हैं नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लौह युग, उसके बाद दिया हुआ है कांस्य युग, और दिया ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। ऑप्शन में दिया हुआ है लौह युग, बी में दिया हुआ है कांस्य युग, उसके बाद सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों,
ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? कांस्य युग। कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कांसा की खोज हुई थी, और कांस्य युग की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, कांस्य युग में दो सभ्यता आया था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो समय कब से कब तक है? 2500 BC से 1750 BC तक, 2500 BC से 1750 BC तक। उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक है? तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक। याद रखेगा, कांस्य युग में दो को सभ्यता आता है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। याद रखेगा, वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक सभ्यता में चारों वेद की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी वैदिक सभ्यता में, इसको याद रखेगा। उसके बाद लौह युग। तो लौह युग में लोहा की खोज हुई थी, और इसको ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। लौह युग का समय कब से कब तक है? 600 BC से 712 AD तक। देखिए 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक लौह युग का समय है, और इसमें लोहा की खोज हुई थी लौह युग में। लौह युग में, और लौह युग को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। याद रखेगा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? लौह युग को। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जिस काल का लिखित विवरण भी और पढ़ा भी जा सका उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण है लेकिन उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसका कोई ना लिखित विवरण है और ना लिखित विवरण है, नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण ही नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद ऐतिहासिक काल का लिखित विवरण भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो ऐतिहासिक काल का जो समय है 600 BC से लेकर 712 AD तक। याद रखेगा, ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक है? 600 BC से 712 AD तक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो भी बताया कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। ए में दिया हुआ है इत्सिंग, ए में क्या दिया हुआ है? इत्सिंग। उसके बाद बी में दिया हुआ है फाहियान, फाहियान। उसके बाद सी में दिया हुआ है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। और डी में क्या दिया हुआ है? इनमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कहता है? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान हो जाएगा। फाहियान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फाहियान भारत कब आया था? 399 AD में फाहियान आया था। 399 ईस्वी में आया था और 414 AD तक रहा। 414 AD तक ये भारत में रहा। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखेगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? 375 से 414 ईस्वी तक। 375 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। तो गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। और ये ह्वेनसांग है, तो ह्वेनसांग जो आया था किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग भी चीन का यात्री था, बौद्ध यात्री था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 AD से लेकर 644 AD तक रहा। 644 AD तक ये रहा भारत। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, क्या कहा जाता है? और हर्षवर्धन के दरबार में 629 से 644 AD तक ह्वेनसांग रहा भारत में। उसके बाद हर्षवर्धन का शासनकाल पूछेगा
तो हर्षवर्धन का शासन काल हो जाएगा 606 एडी से 647 एडी तक। किसका शासन काल है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का। और वेनसांग चीन का बौद्ध यात्री था। वेनसांग भारत क्यों आया था? याद रखिएगा, वेनसांग भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने वेनसांग आया था। और वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि। यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? वेनसांग को। याद रखिएगा, वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि। यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? वेनसांग को। याद रखेगा, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? वेनसांग को। और वेनसांग ऐसा चीन का कौन बौद्ध यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसांग हो जाएगा। कहेगा चीन का कौन बौद्ध यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसांग। और वेनसांग भारत कब आया? 629 एडी में आया और 644 एडी में चला गया। उसके बाद फाहियान कब आया? 399 में आया और 414 ईस्वी में चला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन? फाहियान। तो गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन हो जाएगा? फाहियान। और फाहियान की यात्रा वृत्तांत क्या है? फाहियान की यात्रा है। फाहियान की यात्रा वृत्तांत क्या है? फाहियान की यात्रा है। और इधर वेनसांग का यात्रा वृत्तांत क्या है? सी युकी। कहेगा सी युकी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो याद रखेगा वेनसांग का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, बी हमारा सही हो जाएगा। गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। फाहियान गुप्त काल में आया था। और वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, पुष्य भूति वंश का शासक था। तो वेनसांग 629 एडी में आया था और फाहियान 399 एडी में। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कौटिल्य। कौटिल्य। उसके बाद बी में दिया हुआ है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। उसके बाद सी में क्या दिया हुआ है? अलबरूनी। अलबरूनी। और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौटिल्य, तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। उसके बाद मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत लिखा, इंडिका। उसके बाद अलबरूनी। तो अलबरूनी क्या लिखा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। देखिए कौटिल्य, कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त कौटिल्य का अन्य नाम है। उसके बाद मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो भारत आया था सबसे पहले कब आया था? मेगास्थनीज भारत आया था 305 ईसा पूर्व में आया था और 298 ईसा पूर्व तक रहा, लगभग 7 वर्ष तक। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उससे विवाह किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हेलेना से किसका विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए। और इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत की रचना मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत की रचना किसने किया? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भारत 305 ईसा पूर्व में आया। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक और मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। और ये बच गया अलबरूनी। तो अलबरूनी कौन था? अलबरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज़्म जगह का निवासी था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। मध्य एशिया का निवासी था अलबरूनी। और अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। 1024 एडी में आया, 1030 एडी में चला गया। 1024 में आया और 1030 में चला गया। और किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसी की किताब उल हिंद को क्या कहते हैं? तहकीक हिंद। किसकी रचना है? अलबरूनी की। अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी की। अलबरूनी कब आया था भारत? 1024 ईस्वी में। और कब चला गया? 1030 ईस्वी में। और अलबरूनी भारत के पश्चिमोत्तर भाग का दौरा किया। पश्चिम और उत्तर के जो दिशा है उसी का दौरा कौन किया? अलबरूनी। और अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी कौन था? एक लुटेरा था। महमूद गजनवी कौन था? लुटेरा था। उसके साथ अलबरूनी आया था 1024 ईस्वी में। उसके बाद कौटिल्य, तो कौटिल्य को जानते होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे?
कौटिल्य, जिसके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक अत्याचारी शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। किसके सहायता से? कौटिल्य के सहायता से। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री। तो ये याद रखिएगा। तो क्या कहता है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक किस वंश का शासक था? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नंद वंश, ए में दिया हुआ है नंद वंश, और बी में क्या दिया हुआ है? मौर्य वंश, मौर्य वंश। सी में दिया हुआ है गुप्त वंश, गुप्त वंश, और डी में क्या दिया हुआ है? चोल वंश, चोल वंश। तो याद रखिएगा अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और मौर्य वंश के संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना कब किए थे? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर किए थे। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए। उसके बाद आया बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक है? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मौर्य वंश का तीसरा शासक एवं सबसे महान शासक कौन था? अशोक। तो अशोक का शासनकाल जान लीजिए। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक। 273 बीसी से 232 बीसी तक इसका शासनकाल है अशोक का। 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल है। उसके बाद नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। एवं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद या धानानंद। घनानंद या धानानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। एवं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। उसके बाद गुप्त वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो गुप्त वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त। अब पूछेगा गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक कौन हो जाएगा? तो भानुगुप्त। सीधे पूछेगा अंतिम शासक तो विष्णुगुप्त। अब पूछेगा गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक तो याद रखिएगा भानुगुप्त हो जाएगा। उसके बाद चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक था। तो अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल है। ठीक है। और अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का अनुयायी था। उसके बाद गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। चोल वंश के संस्थापक कौन? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और चोल वंश कहाँ का? दक्षिण भारत का है वंश था। दक्षिण भारत का वंश था चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब कहाँ का है? तो दक्षिण भारत का है। तो उम्मीद करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कहता है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आप लोग ये चारों क्वेश्चन में से जरूर 1 नंबर में आएगा। सबसे पहले पूछेगा वेदों की संख्या। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, याद रखिएगा। उसके बाद वेदांग, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या होगा 6। उसके बाद पुराण, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। उसके बाद उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। तो याद रखिएगा सबसे पहले पूछेगा वेद की संख्या कितनी? 4। इस चारों में से कोई ना कोई हर एक साल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वेदांग, नहीं तो वेद, नहीं तो पुराण, नहीं तो उपनिषद।
तो कहता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या कितनी है, 6, और वेद की संख्या 4। और पूछेगा उपवेद की संख्या, तो उपवेद की संख्या भी 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। तो उसके बाद पुराण की संख्या 18। और पूछेगा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है, मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद कितनी है, 108। उसके बाद पुराण 18। और सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद हो जाएगा कौन, अथर्ववेद। याद रखेगा, तो इस चारों को याद रखेगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखेगा, 6 का बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उसके बाद कहता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो याद रखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संस्कृत, और बी में क्या दिया हुआ है, पाली। उसके बाद सी में दिया हुआ है प्राकृत, और डी में क्या दिया हुआ है, हिंदी। तो देखिए पहले महाभारत क्या है, तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। महाभारत पहले आप लिख लीजिए, महाभारत। महाभारत, तो महाभारत के रचयिता पूछेगा, महाभारत के रचयिता कौन है, वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता है। उसके बाद इसकी भाषा, भाषा क्या हो जाएगा, संस्कृत। भाषा क्या है, संस्कृत। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। और महाभारत में जो अभी श्लोकों की संख्या कितनी है, 1,0217। इसमें श्लोकों की संख्या है 1,0217। और इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है, वेदव्यास। और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। तो क्या कहता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है पाली भाषा। तो पाली में गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में, पाली भाषा में। यानी गौतम बुद्ध के उपदेश, गौतम बुद्ध के जो उपदेश है किस भाषा में है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस भाषा में। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। उसके बाद महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का जो भाषा था किस भाषा था, प्राकृत। तो महावीर स्वामी का उपदेश, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। ये गौतम बुद्ध कौन थे, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक नहीं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और सीधे पूछेगा जैन धर्म का संस्थापक, तो हो जाएगा ऋषभदेव। एवं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव। कहेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थकार या 24वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 468 ईसा पूर्व में कहा हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। याद रखेगा। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या कहता है, प्राकृत भाषा में जैन धर्म का उपदेश है, यानी महावीर स्वामी का उपदेश जैन धर्म में है। और उसके बाद प्राकृत भाषा में, उसके बाद गौतम बुद्ध का जो उपदेश है किस भाषा में, पाली भाषा में। इसको याद रखेगा। और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। यानी 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको याद रखेगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से। तो 8 का क्वेश्चन कहता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है हिंदू धर्म, ए में क्या दिया हुआ है, हिंदू। बी में दिया हुआ है बौद्ध, बौद्ध। और सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है शैव। और डी में दिया हुआ है जैन धर्म।
तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। और श्वेतांबर किसको कहा जाता था? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था, और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर, और नग्न रहने वाले को दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। उसके बाद बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान शाखा, प्रमुख रूप से हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। और हीनयान शाखा के जो समर्थक थे, हीनयान शाखा के अनुयायी थे अशोक, और महायान शाखा के कनिष्क। पूछेगा अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का। और पूछेगा कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का। महायान शाखा का हो जाएगा कनिष्क, और हीनयान शाखा का अशोक। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। और कनिष्क कुषाण वंश का। याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का था। उसके बाद जैन धर्म, तो जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैन धर्म, जैन धर्म। उसके बाद बी में दिया हुआ है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद सी में दिया हुआ है शैव धर्म, शैव धर्म। और डी में दिया हुआ है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। तो देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म से संबंधित है कौन? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद बौद्ध धर्म से हो जाएगा ही त्रिपिटक, त्रिपिटक और हीनयान और महायान। उसके बाद हीनयान और महायान इनसे संबंधित है, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो देखिए जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर, ये अभी बताया। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। उसके बाद बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक, त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और हीनयान और महायान शाखा किससे संबंधित है? हीनयान और महायान शाखा जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान और त्रिपिटक, तो त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3। पीटक की संख्या 3 है, इसलिए पीटक को त्रिपिटक कहा जाता है। यानी त्रि का मतलब हो गया 3 और पिटक, त्रिपिटक मतलब 3 टोकरिया। पिटक का मतलब क्या हो गया? टोकरिया, 3 टोकरिया। त्रिपिटक का अर्थ क्या हो जाएगा? 3 टोकरिया। त्रिपिटक कौन कौन है? तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पिटक की संख्या 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचा जगह है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन में दिया हुआ है मोहम्मद गौरी, उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद बाबर और इल्तुतमिश। तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले ए में दिया हुआ है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। उसके बाद बी में दिया हुआ है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और सी में दिया हुआ है बाबर और डी में दिया हुआ है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, क्या कहता है? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी, बताया थे। और कब आया था? 1024 एडी में। 1024 से 1030 एडी तक यह भारत रहा। 1024 से 1030 एडी तक अल-बरूनी भारत में रहा था। और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ।
और ये महमूद गजनवी कौन था? लुटेरा था। महमूद गजनवी सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सबसे पहली बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1001 में। 1001 में महमूद गजनवी का पहला आक्रमण था भारत पर। उसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण अटैक कब माना जाता है? तो 1025 ईस्वी का अटैक इसका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आपसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। और 1024 में अलबरूनी को बंदी बनाकर यह भारत ले आया था। अलबरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज़्म जगह का निवासी था, लेकिन 1024 में महमूद गजनवी अलबरूनी को बंदी बनाकर कहाँ ले आया? भारत। 1024 में आया और 1030 तक आया। और ये पश्चिम और उत्तर भाग के दौरा किया था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग का दौरा किया कौन? अलबरूनी। अलबरूनी कौन था? एक विद्वान और लेखक था, इतिहासकार भी था। और अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है, तो याद रखिएगा, अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद या तहकीक हिंद कहा जाता है। और किताब उल हिंद की भाषा क्या है? अरबी। अरबी भाषा में लिखा गया है किताब उल हिंद। याद रखिएगा अलबरूनी। और अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ये भी पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी। इसको याद रखिएगा, अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। और महमूद गजनवी 1024 में अलबरूनी को बंदी बनाकर भारत ले आया। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गौरी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो था तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 AD में हुआ था। 1192 AD में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के 3 गो युद्ध हुआ था। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 AD में, और दूसरा 1192 AD में, और तीसरा जो हुआ था 1215 AD में। पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 AD में। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 AD में। और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 AD में। इसको याद रखिएगा। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छल से हरा दिया था। छल से मतलब धोखा करके 1192 AD में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी अफगान शासक था, एक अफगान शासक था जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। और मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया इल्तुतमिश। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? तो इल्तुतमिश। याद रखेगा, इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। और ये मोहम्मद गौरी का दामाद कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। इसको याद रखेगा। उसके बाद बाबर। तो बाबर कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1526 AD में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। 1526 AD में 1526 AD में किसका स्थापना हुआ? मुगल वंश की। और उसके संस्थापक कौन थे? बाबर। और पूछेगा मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक तो अकबर। तो क्या हुआ? क्वेश्चन क्या कहता है? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। यानी 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? 11 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? फारसी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी, फारसी। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है उर्दू। सी में क्या दिया हुआ है? 11 में सी में दिया हुआ है अंग्रेजी। और डी में दिया हुआ है अरबी। देखिए क्या कहता है? इब्न बतूता, पहले ये जानिए इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता मोरक्को का था। मोरक्को देश का निवासी था। और इब्न बतूता भारत कब आया था?
इब्न बतूता भारत कब आया था? 1133 में आया, 1142 में चला गया। इब्न बतूता 1133 से 1142 तक आया था भारत में। और उसके बाद इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वह क्या है? किताब उर रहला। किताब उर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता का। याद रखेगा, जो किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। तो वही क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। अभी बताए हैं अरबी भाषा में लिखा गया है। किताब उल हिंद और किताब उर रहला दोनों अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और फारसी जो थी, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। और इब्न बतूता 1133 में आया था। उसके बाद नहीं, 1333 में आया था, 1133 में नहीं। इब्न बतूता देखिए, इब्न बतूता भारत कब आया? तो सबसे पहले याद रखिएगा 1333 में आया और 1342 में चला गया। 1333 से 1342 में चला गया। और उस समय जो शासन था किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। 1333 में आया और 1342 में चला गया। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 से 1351। 1325 से 1351 किसका शासनकाल है? मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 है। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो किताब उर रहला। किताब उर रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किस भाषा में? अरबी भाषा में। और फारसी जो थी मुगलों की राजभाषा थी। इसको याद रखेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। याद रखेगा। और इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 में आया और 1342 में चला गया, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो सबसे पहले ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ए में क्या दिया हुआ है? बलबन। और बी में दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सी में क्या दिया हुआ है? बाबर। और डी में दिया हुआ है अकबर। अकबर। याद रखेगा क्या कहता है? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित करके लाया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 एडी है। 1325 से 1351 एडी तक है किसका शासनकाल? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? 1325 से 1351 एडी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। और किस शासक ने दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद बलबन। तो याद रखिएगा बलबन की पुत्री हुजैरा से बाबा फरीद, यानी बाबा फरीद कहने का क्या होगा? फरीद उद्दीन गंज ए सक्कर। फरीद उद्दीन गंज ए सक्कर को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। और फरीद उद्दीन गंज ए सक्कर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। उसके बाद है बाबर। तो बाबर तो जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित रहा था इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद अकबर। तो अकबर कौन था? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक है। और अकबर ने भी अपनी राजधानी परिवर्तित करके अकबर ने आगरा से राजधानी परिवर्तित करके सबसे पहले लाया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कब लाया था? तो 1571 से 1588 तक फतेहपुर सीकरी रखा। उसके बाद 1581 से लेकर 1588 से 1598 तक कहाँ लाया? लाहौर। और फिर लाहौर से आगरा ले गया। तो 1598 से 1648 तक रहा था लाहौर, ठीक है। तो अकबर ने राजधानी परिवर्तित किया था। सबसे पहले आगरा से कहाँ लाया था? तो फतेहपुर सीकरी। याद रखिएगा अकबर ने राजधानी को परिवर्तित किया था आगरा से फतेहपुर सीकरी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी से लाहौर, और लाहौर से कहाँ ले गया? लाहौर से फिर आगरा ले गया। तो अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। याद रखिएगा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। याद रखिएगा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। तो क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का।
और तुगलक वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन था? गुलाम वंश। दूसरा कौन? खिलजी वंश। तीसरा वंश तुगलक वंश। और सबसे अधिक दिन तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। याद रखिएगा, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे अधिक दिनों तक शासन किया तुगलक वंश। तो उम्मीद करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन को रहने दीजिए।